Remember that in today's class we are going to talk about who we are going to talk about जानकीर्स। आज की क्लास में हम लोग जानकीर्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। और ये जो पोयम है जानकीर्स का, इस पोयम में यू विल कम टू नो कि स्पेशली हिज पोयम विच इज इन आवर सिलेबस, दैट इज ओड ऑन ग्रेसियन अर्थ। In this poem, yeah, Keats as a poet, it is very important first we have to know कि which age he belongs. He belongs to romantic age. जो जॉन कीट्स है एक पोएट के रूप में किस एज से बिलोंग करते हैं? रोमांटिक एज से बिलोंग करते हैं। Remember that he belongs to romantic age. And second important point कि this romantic age it covers the period from 1798 1798 ईस्वी से लेकर के आपका जो पीरियड ये कवर करता है ये आपका 1837 तक जाता है। तो एक तो ये चीज जानना जरूरी है कि जो पोएट है वह किस एज से बिलोंग करता है। जॉन किट्स बिलोंग्स टू रोमांटिक एज एंड रोमांटिक एज इट कवर्स द पीरियड फ्रॉम 1798 टू 1837 1798 ईस्वी से लेकर 1837 ईस्वी तक। एक और इम्पोर्टेंट डेट ये है कि वाई 1798 1798 क्यों इम्पोर्टेंट है? 1798 इज इम्पोर्टेंट बिकॉज वी फाइंड दैट कि जो 1798 है वहां पे लिरिकल बैलड फॉर द फर्स्ट टाइम लिरिकल बैलड पब्लिश्ड है। एंड लिरिकल बैलड वाज व्हाट? लिरिकल बैलड वाज अ जॉइंटली वर्क ऑफ अ जॉइंटली वर्क ऑफ एस टी कॉलेज एंड विलियम वर्ड्सवर्थ। The first volume of lyrical ballad. It came in 1798 and it was the jointly work of S.T. Coleridge and विलियम वर्ड्सवर्थ। दीज वर द टू लीडिंग पोएट्स एंड दे बिलोंग टू लेक डिस्ट्रिक्ट। अगर आपको याद होगा मैंने बताया था कि जो रोमांटिक एज है इसकी जो शुरुआत माना जाता है कब से माना जाता है? 1798 ईस्वी से माना जाता है। एंड वाई 1798 इज इम्पोर्टेंट? 1798 इज इम्पोर्टेंट बिकॉज यू विल कम टू नो यह जो समय था इस डेट को जो रोमांटिक एज है उसका एक महत्वपूर्ण क्रिएशन आता है। और वो जो महत्वपूर्ण क्रिएशन आता है वह कौन सा था? दैट वाज द लिरिकल बैलेंस। If anyone asks you what is lyrical ballad was a collection of the poem. Yeah, it was the poetic volume written by whom? Written by William Wordsworth and S.T. Collins। दो लोगों ने मिल करके लिखा था। किन दो लोगों ने मिल करके लिखा था? विलियम वर्ड्सवर्थ और एस टी कॉलिंज ने। कब आई है? 1798 ईस्वी में आई है। तो जब ये पब्लिश हुआ बिकॉज इट वॉज द मास्टर पीस of that era. So it is said that कि with the publication of lyrical ballad the romantic age started। अगर रोमांटिक एज स्टार्ट हुआ है तो रोमांटिक एज खत्म भी हुआ होगा। उसकी जो क्लोजिंग डेट है वो कौन सी? उसकी जो क्लोजिंग डेट है ये कहा जाता है कि उसकी क्लोजिंग डेट आपका कौन सा रहा है? दैट वाज द 1837। अगर कोई पूछेगा कि क्यों 1837 तो इसलिए 1837 बिकॉज क्वीन विक्टोरिया गॉट द थ्रोन ऑफ इंग्लैंड इन 1837। और हमें पता है कि रोमांटिक एज के बाद कौन सा एज आता है? विक्टोरियन एज कम्स। So these are the two important points which we have to keep in our mind. And what are these 2 points? The number one is starting of the romantic age in that is what? That is 1798 and the closing of the romantic age that is 1837। Why 1837? Because क्वीन विक्टोरिया गॉट द थ्रोन ऑफ इंग्लैंड इन 1837। और ऐसा कहा जाता है कि क्वीन विक्टोरिया के आने का मतलब कि विक्टोरियन एज की शुरुआत। अगर विक्टोरियन एज की शुरुआत वहां पर होती है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके बीच का जो टाइम रहा है 1798 और 1837 से लेकर के जो भी बीच का टाइम रहा वह रोमांटिक एज रहा है। इसी एज में एक और इम्पोर्टेंट डेट आती है दैट वाज व्हाट? दैट वाज द आपका 1832 में द फर्स्ट रिफॉर्म बिल वाज पास्ड। पहला रिफॉर्म बिल पास किया गया था एंड रिफॉर्म बिल वाज रिलेटेड टू अपलिफ्ट द कंडीशन ऑफ द पुअर पीपल। जो गरीब लोग थे उनकी गुर्बत या उनकी गरीबी की हालत को सुधारने के लिए अगर आपको याद होगा एक रिफॉर्म बिल इंग्लैंड की पार्लियामेंट में पास किया गया और वह कब हुआ? 1832 में। तो यह भी एक इम्पोर्टेंट डेट माना जाता है। So those who are attending this session, those who are attending this class, they must know 1798, 1837 and 1832 ये तीन डेट के इम्पोर्टेंट है। 1798 में लिरिकल बैलाड आता है। इट वाज द जॉइंटली वर्क ऑफ एस टी कॉलेज एंड विलियम वर्ड्सवर्थ। 1837 में क्वीन विक्टोरिया गॉट द थ्रोन ऑफ इंग्लैंड। 1832 में फर्स्ट रिफॉर्म बिल पास हुआ था। जस्ट आई वांट टू नो क्या सबको ये क्लियर हो गया? किसी को कोई प्रॉब्लम? आई वांट टू नो कि सबको तीनों डेट क्लियर हो गई है। Okay, okay. So I was telling you what I was telling you about romantic age. I was telling you about you can say कि the particular three dates 1798, 1837, 1832 and how you can
just correlate these things. And you will come to know कि when we talk about 1798 and especially lyrical ballads. So lyrical ballad, when it came for the first time, you find how many poems? You find ultimately 23 poems. लिरिकल बैलेंस जब पहली बार आया तो उसमें 23 पोयम थी। 23 पोयम में से 19 वर्ड्सवर्थ ने लिखा था और 4 कॉलेज ने लिखा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि कितनी पोएम्स आई थी। 23 पोएम्स आई थी। कब आई थी? 1798 में आई थी। किसका दो वर्क था? एस टी कॉलेज और विलियम वर्ड्सवर्थ का। अब सवाल ये उठता है कि अगर आप इस एज की बात करेंगे, इस एज में क्या क्या था? इस एज में ब्लैक वर्ड्स का यूज किया गया, नेचर की बात की गई है, कंट्री साइड ब्यूटी की बात की गई है, उसके बाद नेचर एज अ गाइड, गार्जियन, केयर टेकर, नर्स के रूप में डील किया गया है। नेचर वॉज द सेंटर ऑफ पीस, calm and tranquility. Nature was like a bomb giving healing touch. All these things we find. ये वर्ड्सवर्थ का अपना एक फिलॉसफी रहा नेचर को लेकर के। इनसे पहले भी कुछ पोएट्स आए थे जिन्होंने एक्सटर्नल ब्यूटी ऑफ नेचर को लेकर के बात किया हुआ है। इसके अलावा इस समय शार्ट लिरिक्स से लिखा गया, सोनेट भी लिखा गया। सोनेट में डडल सोनेट विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा हुआ है। शॉर्ट लिरिक्स बहुत सारा आया है, जैसे वर्ड्सवर्थ का ही अभी आपने पढ़ा हुआ था एक सोनेट, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। उसके पहले द टाइगर एंड द लैम नाम का लिरिक मैंने आपको उसके बारे में बताया था, जो विलियम ब्लेक ने लिखा हुआ है। बट रिमेंबर दैट कि इन दिस क्लास वी हैव टू टॉक अबाउट जॉन कीट्स। बिफोर टेकिंग जॉन कीट्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी हैव टू नो अबाउट द पार्टिकुलर एज इन विच कीट्स वाज बोर्न, जहां पे उनका जन्म हुआ था, जिस एज में वो पैदा हुए थे। तो ही वॉज बॉर्न इन रोमांटिक एज। और उस रोमांटिक एज में अगर आप देखेंगे कि जो रोमांटिक एज है, इट्स फेमस फॉर व्हाट? इट्स फेमस फॉर पोइट्री, या इट इज नोन एज द गोल्डन एज ऑफ पोइट्री। यू विल कम टू नो कि जो रोमांटिक एज है, इसको यहाँ के पोएट्स को दो कैटेगरी में बांटा गया। एक तो ओल्ड जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट, दूसरा जो है आपका न्यू जनरेशन या यंग जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट। तो यू विल कम टू नो कि जो पोएट्स है उनको दो हिस्सों में बांटा गया, ओल्ड जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट और दूसरा यंग जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट। आई वांट टू नो कि ओल्ड जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट्स जो है उसमें किसको किसको रखा गया? हु आर केप्ट इन ओल्ड जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट? कैन एनीवन टेल मी? ओल्ड जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट या नो, यू आर टॉकिंग अबाउट प्री रोमांटिक पोएट्स। ओल्ड जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट्स में एस टी कॉलरिज को रखा गया है, विलियम वर्ड्सवर्थ को और रॉबर्ट सदे। मैं फिर से, हाँ, ओल्ड जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट्स में तीन पोएट्स को रखा गया है, विलियम वर्ड्सवर्थ, रॉबर्ट सदे और एस टी कॉल। इन तीनों को लेक डिस्ट्रिक्ट पोएट्स भी कहा जाता है। ओल्ड जनरेशन ऑफ पोएट्स और लेक डिस्ट्रिक्ट पोएट्स। लेक जो है एक डिस्ट्रिक्ट का नाम था, ऐसा नहीं को कोई झील, लेक डिस्ट्रिक्ट, तो तीनों वहां से बिलोंग करते थे, इस वजह से इनको लेक डिस्ट्रिक्ट पोएट्स भी कहा जाता है। दूसरा जो था वो था यंग जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट। और जो यंग जनरेशन थे उसमें जॉन कीट्स है, पी शेली है और बायरन है। इस तरह की, इसके अलावा और तमाम स्कूल ऑफ सैटेनिक स्कूल ऑफ पोइट्री आई है, कॉकनी स्कूल ऑफ पोइट्री आई है, वहां से भी कीट्स का बिलोंगिंग रहा है। बट रिमेंबर दैट when we talk about this particular age, तो इस particular age में फ्रेंच रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट था। फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज ब्रोकन आउट इन 1789। इट हैज द स्लोगन लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रैटर्निटी। उसके अलावा देयर वाज अ फिलोसफर रूसो हु रोट अ बुक सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इमाइनी। यू विल कम टू नो कि उन्होंने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है। उन्होंने एक स्लोगन दिया, रिटर्न टू नेचर, मैन इज बॉर्न फ्री बट चाइल्ड एवरीवेयर, एजुकेशन सप्लीमेंट्स मैन नेचर। इसका भी असर रोमांटिक एज में देखने को मिलेगा। रोमांटिक एज के जो पोएट्स रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली दे वर द वर्शिपर ऑफ नेचर। ईदर दे प्रेजेंटेड द रिवोल्यूशनरी एस्पेक्ट ऑफ नेचर, or external beauty of nature, or internal beauty of nature, or philosophical beauty या philosophical thought related to nature, उन सबको उन्होंने प्रेजेंट किया हुआ है। जैसे जब आप पीबी शेली की बात करेंगे तो वहां पे रिवोल्यूशनरी स्पिरिट है। जब आप विलियम वर्ड्सवर्थ की बात करेंगे तो वहां पे इंटरनल ब्यूटी का एक थॉट है, एक फिलॉसफी है दैट इज रिलेटेड टू नेचर की। वर्ड्सवर्थ वाज द हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर, ही प्रेजेंटेड नेचर एज गाइड, गार्जियन, केयर टेकर, दैट्स ऑल दिस इज वे फाइंड। He finds healing touch, he finds solace, comfort, joy.
and epitome, means center of पीस, काम, समथिंग, ट्रैंक्विलिटी, आर, ये सब चीजें देखने को मिलती है। जैसे वर्dsworth का जो कई पोयम है, जहाँ पे एक द वर्ल्ड इज टू मच विद अस है, दूसरा आपने एजुकेशन ऑफ नेचर क्रिएट शिग्रीव का पढ़ा होगा, द प्रील्यूड उनका है, इसके अलावा सो मेनी थिंग। बट व्हेन यू टॉक अबाउट जानकी, यू विल कम टू नो कि जानकी इज नोन एज अ पोएट ऑफ ब्यूटी। एक सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है, अगर कभी कोई पूछेगा कि जानकीट्स कैसे पोएट रहे, जानकीट्स वॉज अ पोएट ऑफ ब्यूटी, वो जो है पोएट ऑफ ब्यूटी रहे। जानकीट्स इज नोन एज द किंग ऑफ इंग्लिश ओड। ये दो पॉइंट आपको ध्यान में रखना, किंग ऑफ इंग्लिश ओड, पोएट ऑफ ब्यूटी। ही वॉज अ सेंसुअस पोएट, वह सेंसुअस पोएट थे, मीन्स ही यूज्ड सेंसेस इन राइटिंग, इन कंपोजिंग द पोएम। Not only a particular senses, जो भी five senses we have, he used that thing to compose the poem. तो जो जानकीट्स है रोमांटिक एज से बिलोंग करते हैं। जानकीट्स was a sensuous poet. जानकीट्स was the poet of what, he was the king of ode, उनको king of English ode कहा जाता है। जानकीट्स जो है, आप ये कह सकते हैं कि इसके अलावा सम अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जानकीट्स वी फाइंड। जानकीट्स ने क्या किया हुआ है कि जो मेडिवल सेटिंग उनकी पोइट्री में मिडिल एज के कैरेक्टर्स को लेकर उन्होंने बात की। जैसे यू हैव रेड अ पोएम ला बिली डेम सास मर्सी, दैट इज अ बैलेड, इन इंटरमीडिएट यू हैड गॉन मोस्ट प्रोबेबली देयर इज अ लव अफेयर बिटवीन अ नाइट एंड फेरी। तो नाइट और फेरी जो कैरेक्टर वो मिडिल एज में देखने को मिलता था। जानकीट्स ने ओड भी लिखा, बैलेड भी लिखा, लेकिन उनकी पोयम में जो सेटिंग है वो मिडिल मिडिल एज का है। मिडिल एज का मतलब कि मेडिवल पीरियड का, वहाँ के कैरेक्टर्स, वहाँ का कल्चर, वहाँ का ड्रेस मैनर, उन सब कैरेक्टर्स को लेकर के उन्होंने बात किया। जानकीट्स को इसलिए याद किया जाता है कि बहुत ही कम एज में उन्होंने खूबसूरत पोयम्स लिखी है, जिसमें हाइपीरियन है, फॉलिंग ऑफ हाइपीरियन है, इंडाइमियन है, उनके बहुत खूबसूरत ओड्स भी है, जिसमें मैंने कई ओड के नाम आपको बताए थे। ओड ऑन ग्रेसियर अर्न है, ओड टू आटम है, ओड टू मेलंकली है, उसके अलावा ओड टू नाइटिंगल है। So many odes you will come to know. So what I want to say, when you talk about Jankees as a king of ode, तो ये सबसे पहले जानना जरूरी है कि what is ode. Ode is a subjective form of poetry. इट्स अ डिग्निफाइड कॉम्पोजिशन। मेरे शब्दों पे आप ध्यान रखिएगा, ओड जो है सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री होता है। इट्स अ डिग्निफाइड कॉम्पोजिशन, यह एक शानदार रचना होती है। और ओड इज लार्जर देन लिरिक प्रॉपर। ओड जो होता है लिरिक से बड़ा होता है। लिरिक में भी थोड़ा सा सीरियस सब्जेक्ट मैटर, सीरियस प्रेजेंटेशन, वहां पे भी सब्जेक्टिविटी होती है। लेकिन जब भी ओड की बात आएगी तो ओड क्या है, इट्स अ सीरियस एंड डिग्निफाइड कंपोजिशन बट लार्जर देन लिरिक प्रॉपर, लेकिन लिरिक से बड़ा हो। ओड को दो हिस्सों में बांटा गया। पिंडारिक ओड पोएट पिंडर के नाम पर रखा गया, होरेशन ओड पोएट होरेस के नाम पर रखा गया। इंग्लिश लिटरेचर में बहुत सारे ओड आए हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे तो उन ओड को जो है अपने अपने ढंग से लोगों ने फॉलो किया हुआ है। रेगुलर ओड, इरेगुलर ओड। जो रेगुलर ओड है उसको रेगुलर ओड इसलिए कहा जाता है, उसका सेट स्टैंजा फॉर्म होता है। वो पूरी पोयम तीन स्टैंजा में डिवाइड की जाती है, तीन सेक्शन में। एक सेक्शन स्ट्रॉफ होता है, एक एंटी स्ट्रॉफ होता है और एक इपोड होता है। स्ट्रॉफ जो है जब राइट टू लेफ्ट जाते हैं सिंगर्स जो होते हैं, और एंटी स्ट्रॉफ जब वो लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं। इपोड जो होता है जब वो स्टेशनरी कंडीशन पे होते हैं। तो व्हाट आई वांट टू से, इन दिस क्लास we have to discuss Keats as a poet. We have to discuss about Keats' ode. We have also to know about what the definition of ode, and we have also to know in which age Keats was born. Keats किस एज में पैदा हुए थे। तो जो कीट्स की पैदाइश है, जो कीट्स का समय है, वह रोमांटिक एज रहा है। कीट्स जो है किंग ऑफ ओड के नाम से जाने जाते हैं। रोमांटिक एज गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश पोइट्री रहा है। तमाम अच्छे अच्छे पोएट्स आए हुए हैं, जिसमें मैंने बताया कि एक बड़ा नाम विलियम वर्ड्सवर्थ है, एस टी कॉलरिज है, रॉबर्ट सदे है। इन सबको
ओल्ड जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट्स कहा जाता है। दे वर बिलोंगिंग टू लेक डिस्ट्रिक्ट, वो लेक डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, और लेक डिस्ट्रिक्ट एक जगह का नाम है, और इसीलिए इनको लेक पोएट्स भी कहा जाता है। इसके अलावा कुछ और पोएट्स रहे हैं, जिसमें आपके जॉन कीट्स है, पीबी शेली है, और इसके अलावा यू कैन लॉर्ड बायरन। दे ऑल बिलोंग टू हूम, दे ऑल बिलोंग टू यंग जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट। इसमें भी हमें किसको लेके कवर करना है, हमें जॉन कीट्स को कवर करना है। तो जॉन कीट्स पर जब भी हम बात करेंगे, ये बताएंगे वो रोमांटिक एज से बिलोंग करते हैं। रोमांटिक एज 1798 से 1837 तक है। 1798 में लिरिकल बैलार्ड आया, इट वाज अ चार्टली वर्क ऑफ एस टी कॉलेज एंड विलियम वर्ड्सवर्थ। इसी में कॉन्सेप्ट ऑफ पोएटिक डिक्शन है, इसी में कॉन्सेप्ट ऑफ रस्टिक, इसी का मतलब बाद में प्रीफेस जोड़ा गया 1800 में। उसमें वर्ड्सवर्थ ने कॉन्सेप्ट ऑफ पोएटिक डिक्शन या रस्टिक लैंग्वेज और रस्टिक पीपल के बारे में बात कही है। लेकिन ये जो पहला वॉल्यूम लिरिकल बैलार्ड का आया, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि यहाँ से पोइट्री की दो ब्रांचेस देखने को मिलती है। वो दो ब्रांचेस कौन सी है, नेचुरल और सुपर नेचुरल कॉन्सेप्ट ऑफ पोइट्री। नेचुरल पोइट्री को जन्म वर्ड्सवर्थ ने दिया, सुपर नेचुरल पोइट्री को जन्म कॉलरिज ने दिया। कॉलरिज, वर्ड्सवर्थ, इस जनरेशन के बाद जो नई जनरेशन आती है उसको हम यंग जनरेशन कहते हैं, जिसमें यष्टि, जिसमें पीबी शेली, जिसमें आपके जॉन कीट्स, और एक और नाम मैंने आपको बताया लॉर्ड बाय। इसमें भी जानकीज को अगर कवर करना है तो उनको किंग ऑफ ओड कहा जाता है, पोएट ऑफ ब्यूटी कहा जाता है, यंग रोमांटिक पोएट्स कहा जाता है। उनकी पोयम में मेडिवल सेटिंग है, मतलब द मिडिल एजेस के कैरेक्टर्स को लेकर के वो बात करते हैं। स्पेशली एक मैंने एग्जांपल दिया ला बेली डेम सांस मार्टी। इसके अलावा उन्होंने फॉलिंग टू हाइपेरियन, हाइपीरियन, इंडाइवियन, so many lovely poems or beautiful poems he has written. ओड का डिफिनेशन मैंने आपको बताया कि ओड इज अ डिग्निफाइड कंपोजिशन, इट्स अ लार्जर द लिरिक प्रॉपर। दो तरह का है, पिंडारिक ओड है, होरेशन ओड है, और उसी में से उसी को रेगुलर ओड भी कहा जाता है। रेगुलर ओड इसलिए कहा जाता है उसका सेट स्टैंजा फॉर्म है, स्ट्राफ है, एंटी स्ट्राफ है, और इपोड है। फिर मैंने आपको डिस्कस किया कि इन सब के बावजूद या इन सब के अलावा हमें एक पॉइंट पर और ध्यान में रखना है। जब हम ओड की बात करते हैं तो उस पार्टिकुलर ओड में या उस पार्टिकुलर ओड का जो कंपोजिशन है उसमें हमेशा सीरियस सब्जेक्ट मैटर होता है। और ओड इज नॉट रिटन फॉर बट टू, ओड किसी के लिए नहीं लिखा जाता, उसको किसी को डेडिकेट नहीं किया जाता, बल्कि उसमें किसी को इंट्रोड्यूस किया जाता है। मतलब प्रीपोजिशन टू आएगा तो ज्यादातर, कभी फार नहीं आएगा। जैसे देखिए लिखा हुआ ओ टू साइकी, ओ टू नाइटिंगल, जितना भी ओड है, पीबी शैली का भी आप देखेंगे, ओ टू द वेस्ट विंड, ओ टू आटम, सब में प्रीपोजिशन टू आता है। तो टू का मतलब यू आर इंट्रोड्यूसिंग, यू आर, दैट्स मीन्स यू आर नॉट डेडिकेटिंग बट यू आर इंट्रोड्यूसिंग। So when Ode is written and Keats wrote Ode, he ultimately took only the concept of beauty. Whether he talks about any Ode, you will come to there is a beautiful quotation, truth is beauty and beauty is truth. Beauty is a joy forever, such a thing उन्होंने इन डायरियन में और अपने ओड्स में बोला हुआ है। अब जो उनका ओड है आपके यहाँ जो सिलेबस में है, जो ओड ऑन ग्रेसियन अर्न है, उन्होंने उस ग्रेसियन अर्न को, अर्न का मतलब होता है कलश, ग्रेसियन ग्रीक, तो एक जो म्यूजियम था ग्रीक का उसमें वो रखा हुआ था। उसमें खूबसूरत, आप कह सकते हैं कि पेंटिंग्स है या कुछ स्कल्पचरिंग वगैरह वहां पे यूज पाए। उसमें द लवर्स आर चेजिंग द बिलव्ड, और एक एनी एक गोट है, उस गोट को लोग जो है कुछ रिचुअल्स परफॉर्म करने जा रहे हैं। तो उस पिक्चर्स को उन्होंने वहां पे देखा और उसके बारे में उन्होंने लिखा, और उन्होंने कहा कि जो मैन है वह मॉर्टल है, मैन की जो लाइफ है वह खत्म हो जाएगी, लेकिन यह जो आर्ट है इट विल रिमेन फॉर एवर। तो यहाँ की जो मेन बात है, आर्ट वर्सेस मैन, या आर्ट इज लाइफ या लाइफ इज आर्ट, या व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ आर्ट इन द लाइफ ऑफ अ मैन, उसको लेकर उन्होंने ब्यूटी के कॉन्सेप्ट, उसमें उन्होंने ब्यूटी देखी और उन्होंने कहा मैन मॉर्टल है, मैन की लाइफ जो है शॉर्ट समय के लिए वह खत्म हो जाएगी, बट आर्ट विल रिमेन फॉर एवर। उनके ओड में सेंसुअसनेस है, उनका जो ओड है काफी डिग्निफाइड है, सीरियस सब्जेक्ट मैटर को लेकर के उन्होंने बात किया हुआ है। और मैंने बताया कि इसका टाइटल ही इंडिकेट करता, ओड ऑन ग्रेसियन अर्न, एक ऐसा ओड, एक ऐसी कविता जो ग्रीक के अर्न पर लिखी गई है। अर्न तो बहुत सारे हैं लेकिन वह ग्रीक का अर्न है। तो जो ग्रीक का वह कलश है या वो है, वो क्या है,
उसमें उन्होंने बताया, मैंने आपको बताया कि वहाँ का जो म्यूजियम है, he visited that place and he found in that museum that there is an urn, and on that urn he found some pictures, lovers are chasing beloved. उसके अलावा उन्होंने ये पाया कि देयर some villages have taken a goat and they are going to ultimately for what, to sacrifice that goat for any god or goddess. It shows their ritual performance, it shows their ritual performance. And there are some dead leaves and there are some leaves that are in trees. तो वो उसको भी बताते हैं कि ये जो दुनिया में जो पेड़ है पौधे हैं वो नष्ट हो जाएंगे, लेकिन ये जो पेंटिंग है ये हमेशा रहेगी, ये हमेशा अट्रैक्ट करेगी। तो उन्होंने आर्ट को ज्यादा महत्व दी, ही गेव वैल्यू टू व्हाट, ही गेव वैल्यू टू आर्ट, और उनका उनकी नजर में आर्ट फॉर आर्ट से करना। तो इन सब चीजों को लेकर के उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसमें बात किया हुआ है। सो व्हाट आई वांट टू टेल यू, व्हेन यू गो विद स्पेशली जानकीस, अगर आज आप जानकीस पढ़ते हैं या जानकीस का ओड ऑन अ ग्लेशियर एंड इफ यू सी, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हेन वाज ही बॉर्न, व्हेन डिड ही डाई, उनका एज का। बेटा पहले म्यूट कर लीजिए, सबको ही म्यूट करिए। हाँ सोनम क्या नाम है? सबा, म्यूट योरसेल्फ, म्यूट करो। किसी का ऑडियो ऑन नहीं रहना चाहिए। So I was telling you कि when you go with what, when especially when you go with Jankit, what the points you have to take. When was he born? When did he die? वो कब पैदा हुए हैं, कब वो मरे हैं, और किस एज से बिलोंग करते हैं। उनकी पोएम्स कौन कौन सी रही है, उनके ओट्स कौन कौन से रहे हैं, और ओट का डिफिनेशन। तो इसका मतलब ये है कि कल जब मैं आपसे मिलूंगा तो मैं आपसे आपको आगे कोई पोएम नहीं पढ़ाऊंगा, बल्कि जानकीर्स पर मैं आपका एक ओरल टेस्ट लूंगा। उसमें आपको ये करना है, किड्स कब पैदा हुए, किड्स कब मरे, उनके पेरेंट्स का क्या नाम था, उनकी एजुकेशन कैसे हुई, और उनकी इंपॉर्टेंट पोएम्स कौन कौन सी रही, वो कब आई हुई है। जैसे मैंने फॉलिंग ऑफ द हाइपीरियन, हाइपीरियन इंडाइमियन, ओड ऑन ग्रेसियन एंड ओड टू साइकी, ओड टू ऑटम, ओड टू मेलंकली, जितना भी चीजें, वट एवर आई शेयर विद, वट एवर आई टोल्ड यू, आपको इन सब चीजों को कवर करना है। वो किस एज से बिलोंग करते हैं, रोमांटिक एज से, उसका डेट क्या है, 1798, 1837। फिर मैंने आपको ये बताया कि 1798 की इम्पोर्टेंट, 1837 की इम्पोर्टेंट, 1832 की इम्पोर्टेंट। आई ऑल्सो टोल्ड यू ओल्ड जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट्स, यंग जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट्स। आई ऑल्सो टोल्ड यू अबाउट lyrical ballad. I also told you about the French Revolution, liberty, equality, and fraternity, and that revolution out in 1790, uh, not 1790 but 1789 वह जो रिवॉल्यूशन था 1789 में ब्रोकन आउट होता। आई जस्ट टोल्ड यू, तो मैंने आपको जितनी भी चीजें बताई है उन सब चीजों को भी आपको कवर करना है। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट थिंग, दीज आर द थिंग्स विच यू हैव टू टेक। मैंने आपको रूसो के बारे में बताया कि उन्होंने 10 कैपिटल लिखा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट लिखा, उन्होंने ईमाइली लिखा, उन्होंने स्लोगन दिया रिटर्न टू नेचर, ऑल दीज थिंग। उसके अलावा आपको ये ध्यान में रखना है कि जो रोमांटिक एज है उस एज में एक नावल आता है, डोमेस्टिक नावल आता है, जिसकी राइटर जेन ऑस्टिन है। नावल एक टाइप का नावल होता है। प्रोज में एक बड़े राइटर चार्ल्स लैम्ब आते हैं, जिसके बारे में हमने बात किया था। So regarding these points, because today I have only started and most of the people have joined this session, 19 people who are joined this session, लेकिन अभी 15 नजर आ रहे हैं, और मुझे लगता है नेटवर्किंग इशू रहा होगा। तो आज से वी हैव स्टार्टेड, कल से 11:30 पर ही आपकी क्लास है। आप ज्यादातर चीजों का रटिए, एंड आई विल आस्क यू सम, मीन्स आई विल कंडक्ट सम ओरल टेस्ट, कुछ ना कुछ हम ओरल टेस्ट कराएंगे, उससे रिलेटेड रहेगा। तो रिमेंबर दैट व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव ओनली टू कवर योर सिलेबस। ज्यादातर हो चुका है, पेपर फर्स्ट भी कंप्लीट है, सेकंड भी हम सेकंड को रिवाइज करा रहे हैं, और अब ज्यादातर क्या होगा, ओरल टेस्ट होगा। ठीक है, थैंक